जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से बायर और सेलर एग्जिस्ट करते हैं। अब लोग जो होते हैं वो वेरियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं जिसे हम सेक्टर्स के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वन शॉट वीडियो में हम इकोनॉमिक का अपना सेकंड चैप्टर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक के बारे में बात करने वाले कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिनके अंदर लोग इन्वॉल्व है और प्रेजेंट टाइम इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो तेजी से हमें ग्रो देखने को भी उसमें मिल रहा है। तो चलिए फिर बिना किसी देर के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात अगर हम कंटेंट की करें तो हमें कुछ लिमिटेड सा ही कवर करना है, लेकिन ये जो लिमिटेड सा कंटेंट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस लेसन की मेन थीम यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। तो सिंपली जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड है। दोज एक्टिविटीज विच जनरेट सम इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि वो सभी एक्टिविटीज जो कि इनकम जनरेट करने का काम करती है तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल अ कंप्यूटर इंजीनियर क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर फॉर प्रॉफिट, इट मेकिंग मनी फ्रॉम हिज वर्क। तो सिंपल सी बात बताई गई है कि एक कंप्यूटर इंजीनियर सॉफ्टवेयर को बनाता है जिससे कि उसे अर्निंग होता है, प्रॉफिट होता है, ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से कर सके। अब ये तो एक एग्जांपल हो गया, हालांकि एग्जांपल तो बहुत सारे हैं क्योंकि जो लोग हैं वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। अब इसी को ही हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें इनके डिवीजन की तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर के बारे में। अब आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर पास्ट में हमें सबसे ग्रो करता हुआ जो सेक्टर मिलता था ना वो प्राइमरी ही था, जिसे आप इसे एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जान सकते हैं। बेसिकली इस सेक्टर के अंदर रॉ मटेरियल का ज्यादा यूज किया जाता है और जो सेकंड सेक्टर होता है वो प्राइमरी के ऊपर टोटली डिपेंडेबल होता है, क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल होता है वो हमें सेकेंडरी सेक्टर में उनका यूटिलाइजेशन ज्यादा देखने को मिलता है एज प्रोडक्शन के बेसिस पे। तो सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी जाना जाता है और जो टर्शियरी सेक्टर होता है वो फर्स्ट एंड सेकंड को आगे एग्जीक्यूट करने का काम करता है, जिसे हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो यानी कि प्रोवाइड करवाता है ये दोनों ही सेक्टर को। मान लीजिएगा कि एक रॉ मटेरियल है जो कि एक रेडी प्रोडक्ट बनता है। अब जो भी XYZ नाम का रेडी प्रोडक्ट है उसको एग्जीक्यूट आगे ले जाने का काम सर्विस सेक्टर का होता है और ज्यादातर ये ट्रांसपोर्ट के थ्रू सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, कंपैरिजन करें हम तीनों ही सेक्टर के बारे में इंडियन इकोनॉमी में तो देखिए क्या बात की गई है। एज थाउजेंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज गोइंग अराउंड इन ऑल थ्री सेक्टर, इट मेक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू टेक अकाउंट ऑफ एवरी सच एक्टिविटीज। जैसा कि आप जानते हैं कि थाउजेंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है हमें तीनों ही सेक्टर में देखने को मिलती है। ये तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है कि हर एक सेक्टर का इंडिविजुअल तरीके से बहुत अच्छे से कह सके कि ध्यान रखा जा सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही काउंट करते हैं, बट सिंपली इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अब ध्यान रखिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। एक फार्मर है जो कि सेल करता है अपना व्हीट टू फ्लोर मिल फॉर 8 रुपीज पर केजी के हिसाब से, यानी कि एक किसान ने जो गेहूं है वो गेहूं पीसने वाली कंपनी को मिल को 8 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिया। द मिल ग्रेन्स द व्हीट एंड सेल द फ्लोर टू बिस्किट कंपनी फॉर ₹10 पर केजी। तो उसने मिल कंपनी ने क्या किया, मतलब वो जो गेहूं आया था उसका आटा बनाया, वो आटा उसने बिस्किट कंपनी को सेल कर दिया, लेकिन डिफरेंट था। जो 8 रुपए में लिया था उसने उसे 10 रुपए में बेचा, क्योंकि भैया मशीनों का भी तो खर्चा निकालना है। अब बिस्किट कंपनी क्या करती है, यूजेस द फ्लोर, वो आटे का यूज करती है और कुछ चीजें उसके अंदर और ऐड करती है जिसके अंदर शुगर हो गया, ऑयल हो गया, ताकि वो एक बिस्किट का पैकेट अच्छे से रेडी कर सके। तो मान लीजिएगा वो 4 बिस्किट का पैकेट रेडी कर लेती है। अब ये जो बिस्किट का पैकेट है मार्केट में जाता है कंज्यूमर के लिए 15 रुपए पर पैकेट के हिसाब से, यानी कि 60 रुपीज का। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिस्किट जो हो गया वो फाइनल गुड्स कहलाई जाती है जो कि कंज्यूमर के पास पहुंचती है, क्योंकि उसके अंदर जो भी कॉस्ट लगी थी ना फर्स्ट सेकंड सेक्टर की तो वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो दैट इज द रीजन हम फाइनल गुड्स को ही कंसिडर करते हैं। होप सो कि आपको कंपैरिजन अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब एक बार बात कर लेते हैं पास्ट से लेकर प्रेजेंट में किस तरीके से इन तीनों सेक्टर के अंदर में चेंजेस देखने को मिला है और वो कौन सा सेक्टर है जो आज के समय काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है। तो सबसे पहले बात बताई गई है कि इनिशियल स्टेज में क्या था डेवलपमेंट, प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। विद द इनोवेशन इन फार्मिंग मेथड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर।
पहले क्या होता था कि जब ट्रेडिशनल तरीके से एग्रीकल्चर ज़्यादा किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे इनोवेशन होता चले गया तो जो फार्मिंग मेथड थे ना उसमें भी चेंजेस आने लगा। जो पहले के समय प्रोडक्शन होता था अब उसमें भी ग्रोथ आना शुरू हुई। पीपल स्टार्ट वर्किंग इन इंडस्ट्री, अब लोगों ने ज़्यादातर इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। सम पीपल आल्सो गेट इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, अब कुछ तो थर्ड एक्टिविटी में भी चल गए। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि सर्विसेज सेक्टर को आगे ग्रो करना। ग्रेजुअली क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंडियन इकोनॉमी एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर नो डाउट सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, लेकिन वो एक सर्वाइवेबल है। लेकिन जब आप सेकेंडरी सेक्टर की ओर जाते हैं, इंडस्ट्री की ओर, तो यहां पे थोड़ी अर्निंग ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर। दैट इज द रीजन कि सेकेंडरी सेक्टर अब पहले के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से ग्रो होने लगा। अब डिफरेंट इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो वो फूड प्रोसेसिंग, इक्विपमेंट मेकिंग, टेक्सटाइल कमिंग, ये काफी बड़ी मात्रा में करने लगी। इसके अलावा इसी वजह से दिस लीड टू स्टार्ट सर्विस सच एज अ बैंकिंग, हेल्थ, एजुकेशन, और इसी के साथ ही सर्विस सेक्टर काफी तेजी से ग्रो होता चला गया, जिसके अंदर बैंकिंग, हेल्थ, एजुकेशन की बात की जा रही है। The service sector has become the most important sector in terms of the total production and start employing more people. सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप सर्विस सेक्टर का लेना चाह रहे हो ना, तो आप ये जो ई कॉमर्स कंपनीज है, Amazon अपना प्रोडक्ट बहुत कम ही बनाती है। उसका क्या काम है, सारी सर्विसेज को टाइम पे घर बैठे लोगों को प्रोवाइड कराना। आज देखिएगा उनके जो मालिक है वो वर्ल्ड के टॉप 5 लिस्ट में आता है, यहां तक कि नंबर 1 भी आ गए थे। तो सर्विस सेक्टर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना तेजी से आज के समय में ग्रो हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें जीडीपी के बारे में, अब देखो इकोनॉमी की बात हो रही है तो जीडीपी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब जीडीपी क्या होती है, मैंने आपको वैसे पहले भी बता रखा है कि जीडीपी बेसिकली एक कंट्री का ना क्राइटेरिया सेट करती है। हम उससे आइडिया लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी कंट्री की जीडीपी काफी हाई है तो हम मान लेते हैं कि वो कंट्री डेवलप कैटेगरी के अंदर आती है, किसी की मीडियम है तो वो डेवलपिंग कैटेगरी में आती है, और किसी की बहुत ही ज्यादा खराब है तो उसे हम अंडर डेवलप का स्टेटस दे देते हैं। तो जीडीपी बेसिकली क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, जो अभी हमने डिस्कस किया था, इन सर्विसेज प्रोड्यूस इन ऑल 3 सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, provide the total production of the sector for that year is called the gross domestic product of a country. So that is कि यही जीडीपी कहलाई जाती है। अब जिस जगह हमें ज्यादा जीडीपी देखने को मिलती है तो हम कहते हैं कि उस कंट्री की जीडीपी ज्यादा है, तो यानी कि वो कंट्री का स्टेटस भी काफी हाई लेवल का है। अगर हम बात करें कि जीडीपी का कंट्रीब्यूशन हमें किस तरीके का देखने को मिला है, तो 1973 एंड 74 के टाइम पे बताया गया कि जो प्राइमरी सेक्टर था उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा था एक तरीके से, लेकिन 2013-14 आते आते जो टर्शियरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा हमें देखने को मिला जीडीपी के अंदर। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? तो देखिए इसके पीछे कुछ ज्यादा ही वेरियस टाइप के रीजन है, हालांकि हमने अभी पहले पढ़ लिया था लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। फैक्टर बिहाइंड द शिफ्ट इन कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, कैसे? द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, बैंकिंग। कहने का मतलब है कि अगर आप फर्स्ट सेकंड सेक्टर को ग्रो कर रहे हो तो ऑटोमेटिक जो टर्शियरी सेक्टर है वो अपने आप ग्रो होता चलेगा। एग्जांपल से समझाता हूं, मान लीजिएगा कि आपने एक रॉ मटेरियल का यूज करके कोई फर्नीचर रेडी किया, अलमीरा हो, बेड हो या कुछ भी हो। अब वो जो आपने इतना सारा स्टॉक रेडी कर लिया मशीनों का यूज करके, तो अब आप उसे एक्सपोर्ट करोगे यानी कि बेचोगे, निर्यात करोगे। उनका निर्यात कैसे होगा? इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लोग हाथ से उठा के तो लेके नहीं जाएंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ व्हीकल की नीड होगी। अब व्हीकल किसी भी चीज में यूज हो सकता है, चाहे वो पानी वाला जहाज क्यों ना हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो रोड के थ्रू, ट्रक के थ्रू जाए, किसी भी तरीके से जाए। तो ये सारी चीजें सर्विस सेक्टर में आ जाती है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। तो आप कह सकते हो कि फर्स्ट सेकंड सेक्टर जितना ग्रो होगा उससे तेजी से ग्रो टर्शियरी सेक्टर होगा। तो कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला। ठीक है, अगर हम एक डेटा के अकॉर्डिंग बात करें कि ज्यादातर लोग एम्प्लॉयड कहां पर होते हैं, तो देखिएगा इन द पीरियड ड्यूरिंग 1973-74 40% जो था कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का था जीडीपी के अंदर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर से 12% था, लेकिन टर्शियरी सेक्टर 48% था। एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज की बात करें 1972 एंड 73 के अकॉर्डिंग 74% इंडिया के जो पीपल्स थे वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंगेज थे, और
15% ही ऐसे थे जो टर्शियरी सेक्टर में थे। 2013 एंड 14 के अकॉर्डिंग जो एक तरीके से टर्शियरी सेक्टर का परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन था वो एक तरीके से इंक्रीज हुआ, जो कि 67% के आसपास जाके रुका। और वहीं पर जो प्राइमरी सेक्टर था वो सिर्फ 12% रिड्यूस हुआ, लेकिन प्राइमरी सेक्टर ने 2011-12 के टाइम पर भी अपना लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन शो भी किया है। तो आप कह सकते हो कि तीनों ही एक्टिविटी में लोग ज्यादातर इन्वॉल्व रहे हैं। और प्रेजेंट टाइम के अंदर अगर बात की जाए तो ज्यादातर लोग सेकेंडरी और उससे भी ज्यादा टर्शियरी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है। इसीलिए इंडिया को एक तरीके से सर्विस प्रोवाइडर कंट्री भी माना जाता है। अगर मैं चाइना और इंडिया की बात करूं ना तो दोनों की पॉपुलेशन सेम है, लेकिन चाइना जहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, तो इंडिया अपने टर्शियरी यानी कि सर्विसेज सेक्टर के अंदर काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ एक टॉपिक हम कवर करते हैं डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। देखिए क्या होता है, मैंने पहले भी बता रखा, और ये जो टॉपिक है वो इको के अंदर आ ही जाता है, डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट। सिंपली इसके अंदर यही होता है कि मोर पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर देन द नेसेसिटी। कहने की बात है कि जब जरूरत से ज्यादा लोग किसी काम में कर रहे होते हैं ना, तो वो जो जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं ना, अगर वो काम ना भी करें तो उससे कुछ फर्क नहीं होगा प्रोडक्शन के ऊपर। तो ये जो एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं जबरदस्ती का, उसे हम डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज उनके पास कोई और काम नहीं है। ज्यादातर पीपल्स, ये हमें एग्रीकल्चर फील्ड में देखने को मिलता है, जरूरत से ज्यादा लोग अगर 10 की जगह 15 कर रहे हैं तो जो 5 लगे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो हट भी जाए तो। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कंट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड। इट इज आल्सो कॉल्ड डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप एम्प्लॉयमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि हम रोजगार कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, ग्रांटिंग लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट। लोग जो होते हैं वो बिजनेस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत होती है और लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ही नहीं होता। तो अगर लोगों को पैसा मिल जाए और वो अपने बिजनेस में लगा दे, एटलीस्ट ट्राई करे, और वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए, तो जो उन्होंने लोन लिया यानी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, तो वो उसे इजिली रिटर्न भी कर सकते हैं अगर बिजनेस अच्छा चल जाए। तो इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब ऐसा एम्प्लॉयमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या जरूरत है? लोअर इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। अगर हाइयर होगा तो लोग वैसे डर के नहीं लेंगे। इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज अ बिल्डिंग अ डैम एट अ सुटेबल प्लेस, यानी जितने ज्यादा आप डैम्स बनाओगे उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, टूरिज्म भी बढ़ेगा इससे। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, जितना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन और अच्छा होता रहेगा उतना उतना लोगों के पास भी काम आता चलेगा। प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सच एज अ मिल्स एंड हनी कलेक्शन सेंटर, अगर इनको ज्यादा बढ़ाया जाएगा तो यहां पर भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और एक तरीके से इनको भी ग्रो करने का मौका मिलेगा। एम्फसाइज ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर आप एजुकेटेड करोगे तो अपने स्किल के बेसिस पे अच्छे से अच्छे आइडियाज इनोवेट कर सकते हो और उन आइडिया को सेल भी किया जा सकता है जो किसी और सेक्टर में काम आ सके। आइडेंटिफाई द potential of the area, for example an area can be developed as a tourist site, तो ऐसी जगहों को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करना जो टूरिज्म के लिए बन जाए, वहां पे कोई अच्छा सा सिंबॉलिक चीज बना दो। गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम लाइक अ मेकिंग वेल और पंप नियर फार्म प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड बिल्डिंग हॉस्पिटल, इसकी वजह से भी एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है। तो ये कुछ ऐसे रीजन है, आप इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा एक और चीज है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, मनरेगा। तो बेसिकली ये एक सेंट्रल स्कीम थी जो कि 2005 में लाई गई थी। मनरेगा की जो फुल फॉर्म है वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था 2005 का, जो ऑलमोस्ट 625 डिस्ट्रिक्ट के अंदर वर्क के लिए लाया गया था। इसमें था क्या, रूरल एरिया की बात करें, वो पर्सन जो कि काम करने के लिए एबल है लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा और वो काम करना भी चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से काम दिया जाएगा। अगर काम नहीं दिया जाता यानी कि गारंटी के बेसिस में उन्हें काम नहीं मिला तो सरकार उन्हें खुद क्या देगी, कंपनसेशन देगी, वो भी 100 डेज का। तो ये बहुत अच्छी चीज थी। इफ द गवर्नमेंट फेल इन इट्स ड्यूटी प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल, यानी कि अगर उनको 100 डे की गारंटी का वर्क नहीं मिला तो खुद अपनी साइड से अलाउंसेस मिलेगा उन लोगों को। ठीक है, और विद इन 5 किलोमीटर का ये एरिया रखा गया था कि उसी के अंदर उनको जॉब पे रखा जाएगा, यानी कि काम दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस लेसन का सेकंड लास्ट टॉपिक, जो कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सिंपल आसान भाषा के अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर वर्क करते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के आउटसाइड काम करते हैं। देखा जाए परसेंटेज की तो ज्यादातर परसेंटेज हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की है, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे गवर्नमेंट
बैंक्स हो गए, स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए या डॉक्टर्स हो गए, जो गवर्नमेंट की लिस्ट के अंदर आते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर होते हैं जिनका प्रॉपर डेटा होता है सरकार के पास। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जैसे कोई भी छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहा है, पता नहीं चला 1 महीने पहले बिजनेस किया, 2 महीने बाद वो बंद हो गया, तो वो सरकार की नजर में आया ही नहीं एक तरीके से। ऑर्गेनाइज सेक्टर आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हाउ टू फॉलो इट्स रूल एंड रेगुलेशन, व्हाइल अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपली जैसा बताया था वैसे इसके अंदर बताया गया। वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उनके पास प्योर फुल सिक्योरिटी होती है जॉब्स की, व्हाइल इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी। भैया आपने दो महीने बिजनेस किया, अच्छा चला, तीसरे महीने ना चला तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स, जैसे 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, और वीकली बेसिस पे 2 छुट्टी का मिलना या 1 छुट्टी का मिलना। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमें ऐसा नहीं मिलता, और अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर एक्स्ट्रा काम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पे भी मिलेगा। लेकिन यहां अगर आप 12 घंटे की जगह 16 घंटे भी काम करोगे ऐसा नहीं होगा, सेल्फ बिजनेस टाइप होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर गेट पेड लीव, उन्हें पेड लीव भी मिलती है, अगर वो छुट्टी कर ले तो उन्हें तब भी उसका पैसा मिलेगा उस दिन का, चाहे वो हॉलीडेज हो या फिर कुछ भी हो। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया, पीएफ हो गया, ग्रेजुटी हो गया, मेडिकल बेनिफिट हो गए, ये सारी चीजें होगी। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं मिलता। एग्जांपल की बात की गई है, ऑर्गेनाइज सेक्टर आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, बैंक्स, व्हाइल एग्जांपल ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर होम ट्यूटर पर्सन वर्किंग इन अ स्मॉल जनरल स्टोर वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। सिमिलरली हमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है। पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर वर्क करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर जो सेल्फ ग्रुप के लिए या फिर पर्सन के लिए या फिर कंपनी के लिए काम करते हैं। द गवर्नमेंट ऑन मोस्ट ऑफ द एसेट एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज, फॉर एग्जांपल रेलवे और पोस्ट ऑफिस, बैंक भी इंक्लूड कर सकते हो, हॉस्पिटल भी कर सकते हो, स्कूल भी कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर ऑनर ऑफ एसेट एंड डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर कंपनी, चाहे वो टिस्को हो, RIL हो, रिलायंस हो, अडानी की कंपनी हो, किसी की भी हो, ये सारे प्राइवेट। तो ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। तो यही था बच्चों सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। और आज के समय टर्शियरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, पहले के समय प्राइमरी सेक्टर था और बूम मिली थी सेकेंडरी सेक्टर को, दैट इज व्हाई टर्शियरी सेक्टर तेजी से ग्रो हुआ। होप सो कि कंप्लीट लेसन आपको इस वन शॉट वीडियो में अच्छे से समझ आ चुका होगा। लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।